नमस्कार विद्यार्थियों, ओनली यूपीएससी पर मैं स्कूल आपका स्वागत करता हूं। अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको एफडीआई में जो रूल बदले हैं उसको समझाएंगे। तो इस क्लास में आपको जो है वही मिलेगा जो मैंने वादा किया था, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एफडीआई के रूल परिवर्तन से जो है चाइना ने उस पर अपना प्रतिक्रिया दिया था। और क्या पूरा मामला इसको समझ लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है एफडीआई ना जानते हो, एफपीआई क्या होता है ना जानते हो, लेकिन अगर वो नहीं जानते हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ओनली यूपीएससी पर हैं और यहाँ पर सबसे आसान भाषा में आपको हर कठिन से कठिन चीज़ समझाने का वादा हमने किया था और उसको कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स या बहुत अन्य सब्जेक्ट में बहुत सारे थेरीज को लेकर के, बहुत सारे सिद्धांत को लेकर के परेशान रहते, चीज़ें को समझ में नहीं आती हैं क्योंकि इतनी जटिल भाषा में चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि वो समझ नहीं आता है आम स्टूडेंट को। तो अध्यापक का जिम्मेदारी ये है कि वो आसान भाषा में समझाए, कम्युनिकेशन इस तरीके से हो कि आप उसको समझ पाएँ। और जब तक आप एज्यूम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप इनहेल नहीं कर लेंगे, किसी को सोंख नहीं लेंगे अपने अंतर्गत, आप उसको उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे और खासकर यूपीएससी का सवाल नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है। तो हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। बाकी एग्जाम में अगर आप फैक्ट भी जानते हैं तो चल जाएगा, लेकिन यूपीएससी में नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले एफडीआई क्या है यही समझ लीजिए, एफडीआई और एफपीआई, क्योंकि अगर ये आप नहीं समझेंगे तो पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझ में नहीं आएगी और इंडिया ने जो रूल चेंज किया है उसको भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो एफडीआई और एफपीआई मैंने कई बार समझाया है, लेकिन किसी दूसरे टॉपिक में अलग से मैंने इसको नहीं समझाया है। तो आज थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं ताकि आप एफडीआई के नए रूल को समझ जाएं, जो कि आई थिंक अप्रैल के आसपास चेंज किया गया है कोविड-19 के दौरान, ठीक है। तो एफडीआई और एफपीआई इसको समझ लेते हैं, ठीक है। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ये क्या है, कैसे काम करती है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भारत का मार्केट पूरी दुनिया के लिए खोला गया, ठीक है, जब भारत का मार्केट पूरी दुनिया के लिए खोला गया, यानी कि लिबरलाइज किया, एलपीजी लागू किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बाद बाहर की कंपनियां देश में आएंगी। तो बाहर की कंपनियां जब देश में आएंगी तो किस प्रकार व्यापार करेंगी, पैसा अपना किस तरीके से लगाएंगी कंपनियों में, उसी के लिए ही एफडीआई और एफपीआई। तो मान लीजिए एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, बहुत इजीली समझा रहा हूँ, इससे इजी कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कंपनी है जो यूके की है, ब्रिटेन की कोई कंपनी है और वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, व्यापार करने के लिए वो जो है इंडिया में आना चाहती है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है। तो इंडिया में इन्वेस्ट करने का कोई तरीका होगा, कोई नियम होगा, कोई प्रावधान होगा, ऐसे तो मुँह उठा के कोई चलाए तो भारत सरकार थोड़ी निवेश करने देगी। तो इसमें दो तरीके हैं निवेश करने के, इसमें जो है निवेश के क्या हैं, दो तरीके हैं। एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिए कि ये जो निवेशक लोग आते हैं ये कहाँ आएंगे, ये आएंगे कंपनियों में अपना शेयर खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए कोई यूके की कोई कंपनी ये है और इंडिया की कोई कंपनी बी है, ठीक है। मान लीजिए यूके की कोई कंपनी ये है और इंडिया की कोई कंपनी बी है, तो ये जब व्यापार करने आएंगे तो इसी कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे। और कंपनी में पैसा लगाने का मतलब कि ये सेबी पर जाएंगे, ठीक है, ये सेबी पर जाएंगे। सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है किसकी, जो ये शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी कौन है, सेबी है, ठीक है। तो सेबी के पास जाएंगे क्योंकि सेबी के पास एक कंपनी दर्ज है और वही रेगुलेट करती है इनके शेयर मार्केट को। तो ये सेबी के पास जाकर के इस कंपनी का कुछ शेयर खरीदेंगे, इस कंपनी का कुछ शेयर जो है खरीदेंगे। यही तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का,
यानी कि जब ये बी के साथ आकर के इंडिया में व्यापार करना चाह रहा है तो उसका कुछ शेयर वो खरीदता है शेयर मार्केट में जाकर के, जिसका रेगुलेशन कौन करता है, सीबी करती है। ठीक है, अब मान लीजिए यूके की कंपनी इंडिया में आ रही है और उस शेयर मार्केट में जा रही है शेयर खरीदने के लिए, तो उसमें दो प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, एक एफडीआई होता है और दूसरा एफपीआई होता है। एक एफडीआई और एक एफपीआई होता है। तो अगर कोई कंपनी आए व्यापार करने के लिए किसी कंपनी के साथ और वो 10% से कम शेयर खरीदे, यानी कि किसी कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे, तो वो एफपीआई के थ्रू माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट हुआ है। अगर 10% से कम शेयर खरीदे कोई कंपनी, मान लीजिए कि ये आया और बी जो कंपनी इंडिया में वर्क कर रही है उसके 10% से कम शेयर खरीदे, तो उसके इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और ये भी दो प्रकार का होता है, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये भी दो प्रकार का होता है। इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, यही तक समझ लेंगे बात तो समझ में आ जाएगी। तो एफपीआई में क्या होता है कि अगर कोई बाहरी कंपनी आकर के किसी इंडियन कंपनी के साथ व्यापार करना चाहती है तो शेयर मार्केट में जाएगी, वहां से शेयर खरीदेगी और वो किसी भारतीय कंपनी के शेयरों में केवल 10% तक ही शेयर खरीदती है, तो उसके इन्वेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत समझा जाएगा, माना जाएगा। ठीक, लेकिन अगर 10% से ज़्यादा के शेयर अगर खरीदती है, 10% से ज़्यादा के शेयर अगर खरीदती है तो वो एफडीआई समझा जाएगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दोनों के लिए रूल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो एफडीआई में इन्वेस्टमेंट तब माना जाएगा जब आप 10% से ज़्यादा का शेयर खरीदेंगे। ये एफपीआई वास्तव में होता क्या है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये जो होता है एफडीआई जो है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो एफडीआई जो है वो क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और एफपीआई क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो जब कोई एफडीआई लेकर के आता है तो वो लंबे समय तक भारत में व्यापार करता है और इसके लिए अलग प्रावधान है और एफपीआई के लिए अलग प्रावधान है। अब एफडीआई में भी दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक तो ग्रीन फील्ड कंपनियां और एक ब्राउन फील्ड कंपनियां। ग्रीन फील्ड कंपनी वो है जो यहाँ पर आती है, स्थापित करती है, स्वयं का पूरा सेटअप लगाती है जो है, उसके बाद में व्यापार करती है, तो वो ग्रीन फील्ड कंपनियाँ होती हैं। और जो ब्राउन फील्ड कंपनियाँ होती हैं, फंबल प्रॉब्लम मुझे बीच बीच में हो रही है, सॉरी फॉर दैट। तो जो ब्राउन फील्ड कंपनियाँ होती हैं वो ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो किसी कंपनी के माध्यम से व्यापार करती हैं। ठीक है, तो ये है एफडीआई का पूरा ढांचा। अब एफडीआई में अभी जो परिवर्तन किया गया है वो क्या है उसको समझ लेते हैं, जहां से सवाल आएंगे। ये तो क्रोनोलॉजी थी जो आपको जानना था। देखिए, मैंने कोशिश किया कि आसान भाषा में आपको समझाऊं, लेकिन अगर फिर भी आपको अभी कोई भी संदेह रह जाता है देन आप जाएंगे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कि हमको सर ये समझ में नहीं आया। तो जब मैं नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँगा तो उस कमेंट को मैं पढ़ूंगा और आपके उस संदेह को दूर कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एफडीआई के रूल में जो चेंज हुआ है, एफडीआई के नियम में जो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, एफडीआई के नियम में परिवर्तन जो हुआ उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, एफडीआई जो है दो तरीके से एफडीआई को जो है भारत में अनुमति मिलती है। एक तो बिना सरकारी अनुमति के, और दूसरा जो है सरकारी अनुमति से।
सरकारी अनुमति से। ठीक है, तो ये एफडीआई दो तरीके से इंडिया में प्रवेश करती है, एक तो सरकारी अनुमति से और एक बिना सरकारी अनुमति से। बिना सरकारी अनुमति का ये कतई मतलब नहीं है कि कोई मुंह उठा करके चला आएगा और वो व्यापार करने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना सरकारी अनुमति का सिर्फ इतना सा मतलब है कि वो आएगा, सेबी के पास जाएगा, उसके नियम रेगुलेशन को फॉलो करेगा, शेयर खरीदेगा, व्यापार करेगा या शेयर बेचेगा और निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि वो नियमों का पालन करेगा जो है सेबी ने बना के रखा है। ठीक है, लेकिन सरकारी अनुमति से मतलब यह है कि ऐसे देश जिनके लिए भारत में कुछ शक शुबा है, ठीक है, तो ऐसे देशों के लिए वो प्रावधान ये करते हैं, या ऐसे कुछ सेक्टर के एफडीआई के लिए वो प्रावधान करते हैं कि वो भारत में तभी आए जब उसके लिए गवर्नमेंटल अप्रूवल मिल जाए। और गवर्नमेंटल अप्रूवल का मतलब इसलिए होता है क्योंकि वो कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई रक्षा क्षेत्र में एफडीआई है, कोई सूचना क्षेत्र में एफडीआई है जो बहुत व्यापक स्तर पर देश को प्रभावित करता है, तो ऐसे एफडीआई को गवर्नमेंटल अप्रूवल की ज़रूरत होती है। ठीक है, या कोई ऐसा देश, जैसे अभी जो वर्तमान स्थिति है, हमारे दो पड़ोसी पाक और बांग्लादेश, पाक और बांग्लादेश के लिए हमने क्या बनाया कि अगर यहाँ से कोई एफडीआई आता है तो वो सरकारी अनुमति के बिना भारत में व्यापार नहीं कर सकता है। और सरकारी अनुमति में होता क्या है कि ये कैबिनेट लेवल पे जाकर बात जाती है और वहाँ से इसका अप्रूवल मिलता है, तो जो प्रोसेस है बड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये सिक्योरिटी का मामला होता है, देश के साख का मामला होता है, तो इसीलिए बिना गवर्नमेंटल अप्रूवल के इसको अलाउ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नया प्रावधान बदला है वो क्या है, और उसको ये जो मैंने पूरा क्रोनोलॉजी बताया है, अब आप उसको इजीली समझ जाएंगे। प्रावधान ये किया गया है, जो नए नियम में प्रावधान है वो ये है कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, यानी कि सभी पड़ोसी देशों के लिए अनिवार्य है कि वह सरकारी अनुमति के बाद ही एफडीआई के तहत निवेश कर सकते हैं। ठीक है, निवेश कर सकते हैं यहाँ भारत के। ठीक, तो अब जो नियम बदला है वो क्या है कि भारत के सभी पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तो है ही इंडिया तो खुद है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ठीक है, और श्रीलंका। इनके लिए क्या है, अब सभी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए थ्रू एफडीआई गवर्नमेंटल अप्रूवल की आवश्यकता होगी। अब आप समझ गए होंगे कि चाइना क्यों विरोध कर रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने केवल इस कैटेगरी में किसको रखा था? बांग्लादेश और पाकिस्तान को रखा था। अब क्या कर दिया है हमने? सबको रख दिया, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उन सबको इसी कैटेगरी में रख दिया है। इसीलिए चाइना जो है इसका विरोध कर रहा है। और भारत ने ये करते हुए तर्क क्या दिया है कि कोविड की वजह से जो आर्थिक हालात खराब हुए हैं, कहीं विदेशी कंपनियां उसका फायदा ना उठा लें, इसलिए ये नियम में परिवर्तन किए गए हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको इतनी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ी, और ये अगर आप नहीं समझ के जाएंगे तो जब यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगी तो आप उसको हल भी नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछती है जो इम्पैक्ट डालते हैं इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन सोसाइटी पे, इंडियन फॉरेन रिलेशन पे। तो जो ऐसे मुद्दे हैं वही से सवाल आते हैं। सवाल कुछ भी हो सकता है। वी कांट प्रिडिक्ट एनी क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, बट हम अपनी तैयारी ऐसी कर सकते हैं कि उसके आसपास चिपके हुए जितने भी सवाल हैं वो कहाँ तक यूपीएससी किस तरीके से बना सकती है,
वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि एफडीआई से सवाल पूछ ले या पीएस से सवाल पूछ ले, हो सकता है सबको मर्ज करके कोई सवाल पूछ ले। तो जब आप उसको समझ के रखेंगे तो इजिली यू कैन टेकल दैट। ठीक है, तो ये था पूरा आपका एफईआई और एफडीआई, और एफडीआई के नियम में जो परिवर्तन हुआ है और इसलिए चर्चा का विषय था। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम जो है बात करेंगे एक नए मुद्दे पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, और मुद्दा है हमारा रेमिटेंसेस का, यानी कि जो पैसे भारत में थ्रू जो है अमेरिका या जो है खाड़ी के देश वहाँ से जो पैसे आते हैं उनका इंडियन इकोनॉमी पर कैसा असर होगा। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, तो कोविड की वजह से कौन कौन सी समस्याएं होंगी उस पर, और जो भारत का फॉरेन रिजर्व है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब देखने के लिए आपको हमारे अगली क्लास का इंतजार करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। बाकी आप क्लास को लाइक कीजिए। देखिए, लाइक आप जितना करेंगे ना उतना मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने में। ठीक है, क्योंकि हम आपसे कोई पेमेंट नहीं मांगते, हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक पेमेंट जो आपको देना है इन द फॉर्म ऑफ लाइक, कमेंट एंड शेयर। ठीक है, हमको नहीं चाहिए आपसे कोई पैसा, हम फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं और पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी छोटी सी बनती है, गुरुदक्षिणा समझ लीजिए, जिम्मेदारी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। टारगेट है आपको कम से कम हर वीडियो पर 1000 लाइक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में और बात करेंगे उस वहाँ पर रेमिटेंसेस की, और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में मैं बता दे रहा हूँ क्या पढ़ाऊँगा, ताकि आप अपने दिमाग में बना के रखिए। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 अक्टूबर से पहले हम कोशिश करेंगे हर उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने की जो कि यूपीएससी में आ सकते हैं। तो इसके रेमिटेंस के बाद में हम भुगतान संतुलन की बात करेंगे, कि उसके बाद में करंट डेफिसिट इंडिया का क्या है, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि उससे सवाल आ सकते हैं। निर्भीक योजना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है इस बार यूपीएससी के लिए, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए यूपीएससी के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद।